नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी से लगभग 5-6 दिन पहले एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर और वामपंथियों के बहुत बड़े चहेते, जिहादियों के बहुत बड़े चहेते और हिंदू समाज का सबसे बड़ा जो है क्रिटिक, मैं यूँ कहूँ कि हर बात में आलोचना करने वाला और हिंदू समाज का कई बार मॉकिंग करते हुए भी वो व्यक्ति दिखाई दे चुका है, जिसका नाम है ध्रुव राठी। वो पता ना भारत में तो रहता नहीं है, दूसरे किसी देश में रहता है, उस देश की नागरिकता ले चुका है, उस देश में उसकी अपनी पत्नी के साथ रहता है, जो भी रहता है, दूसरे देश में बैठकर भारत पर वीडियो बनाता है और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा जो सरकार है उसको डिक्टेटर कहता है। कई मामलों में उसने किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उसके साथ कंपेयर करते हुए उसका आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा उसका भी वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उस पर बहुत सारे लोग अपना अपना राय दे चुके हैं। तो कई सारे मामलों में उसने किम जोंग उन से तुलना किया कि भाई किम जोंग उन में जो नॉर्थ कोरिया के जो सरकार है उसमें भी इलेक्शन होते हैं और इवन उसके नाम में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया में जो है डेमोक्रेसी है क्या? तो मेरा मानना है कि इस तरीके से किम जोंग उन की सरकार से नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना करना उचित नहीं है। वैसे ये आए ही थे एक तरफा बात करने के लिए, तो मैं पहले बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं दोनों तरफ की बात कहूंगा, कहां कहां कमियां हैं, कहां कहां सुधार करने की आवश्यकता है वो भी बात करूंगा, और कमियां केवल एक जगह है या और जगह भी है इसकी भी बात करूंगा, और पॉइंट वाइज हम बात करेंगे जिस जिस पॉइंट पर उन्होंने बातें बोली है। मैं अपना ओपिनियन भी इसमें दूंगा कि क्या होना चाहिए। अंत में मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट्स को ध्रुव राठी ने टच नहीं किया, जो कि निश्चित रूप से टच करने की आवश्यकता थी। इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आराम से करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन था, उस मेयर के इलेक्शन में किस तरीके से जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति था वो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उसके बैलेट्स को रिजेक्ट कर रहा था। उसके वीडियो सीसीटीवी में आए हैं, वो ये जानता भी था कि वो सीसीटीवी में आ रहा है, फिर भी वो ऐसा कर रहा था। तो यही तो डेमोक्रेसी है ध्रुव राठी जी। अगर वो रियल में यदि वो डिक्टेटर होता तो एक चंडीगढ़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को मैनेज कर सकता था। आपके आरोप सही है, उसने फर्जी किया, फर्जी पकड़ाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, इस घटना को बोला कि डेमोक्रेसी मारी जा चुकी है, डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है। निश्चित रूप से ये घटना जो है वो शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन सीसीटीवी तो अभी आया है। अभी से पहले जो घटनाएं हुई थी, क्या उसके बारे में ध्रुव राठी जी ने कभी बोला कि हाँ पहले भी इस तरीके से घटनाएं हुई हैं? भाई, हम तो ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर बूथ कैप्चरिंग आम बात होती थी। अभी से 10-15 साल पहले हमने देखे हैं, अपने अपने जवानी में ही देखे हैं। हालांकि अभी भी मैं बहुत जवान हूं, लेकिन जब मैं किशोरावस्था में था तो इलेक्शन में मैं जाता था देखने के लिए। मैंने स्वयं देखा है ऐसे कि भाई किस तरीके से लाठी डंडे के सहारे बूथ पर कैप्चरिंग किया जाता था। उसमें कई बार मार होते थे, मर्डर्स होते हैं, कई बार बैलेट बॉक्स में इंक डाल दिया जाता है। ये मैंने उत्तर बिहार के इलाकों में मैंने देखा है, बंगाल में ऐसा बहुत बार वीडियो भी आ चुके हैं। इवन अभी वोटिंग जब ईवीएम से होती है तो पता चलता है कि माने व्यक्ति घर पर ही है और उसका वोटिंग हो चुका है बूथ पर, यह भी होता है। तो इस बारे में किसी एक पार्टी को दोष देना ये उचित नहीं है। इस बारे में चर्चा परिचर्चा आवश्यक है कि इस तरीके से कैसे संभव है, आज के समय में भी यदि हो रहा है या कोई कर रहा है तो कैसे ये पॉसिबल है। तो सभी इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, किसी की भी सत्ता हो। जो सत्ता में है वो अपना लाभ अवश्य लेना चाहता है, उसका पावर का यूज मिसयूज आप जो भी कह लीजिए वो लेना चाहता है। ऐसा केवल इस सरकार में नहीं हुआ है, सभी सरकारों में हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि सभी सरकारों ने किया है और आप भी कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइबल है। मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं मानता। ये कमी है और इसको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है अभी मौजूदा सरकार के फेवर कर रही है। कब नहीं की है ये तो बताएं। किस सरकार में इलेक्शन कमीशन मौजूदा सरकार के फेवर नहीं की है? किस सरकार में यदि इलेक्शन कमीशन है तो इसने किसी बड़े नेता पर बहुत कठोर कार्रवाई करके उसके जो उसने जो अप्लाई किया है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है? ऐसा कभी नहीं हुआ है।
इलेक्शन कमीशन के रूल्स बहुत ही नॉमिनल होते हैं और उसको कोई वायलेट करना बहुत आम बात है, और हर कोई वायलेट करता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी वायलेट करती है। इलेक्शन कमीशन का तो ये भी रूल है कि आप जो वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा प्रोजेक्ट बना के देना है इलेक्शन कमीशन में, कि ये वायदा आप किस हिसाब से पूरा करने की गारंटी लेते हैं, किस हिसाब से आप मैनिफेस्टो में डालते हैं। लेकिन क्या पार्टियां ऐसे वायदे नहीं करती कि हम तुमको स्कूटर दे देंगे, हम तुमको सबको घर बना देंगे, हम तुम्हारे लिए सोने चांदी के गहने बना देंगे, हम तुम्हारे लिए, अब छोड़िए। तो ये सभी के समय में हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर पहले के समय में हुआ है और आज भी हो रहा है तो आज की घटनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को किसी भी एक पार्टी को फेवर नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके चुनाव के बारे में भी ध्रुव राठी ने बोला कि उनके चुनाव में भी जो मेंबर्स होते हैं उसमें सरकार की भागीदारी बढ़ाई गई। सभी जो पार्टियां हैं ना वो अपने सरकारों में ऐसे ही करती है। तीसरा नंबर है कि खर्च। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 90 लाख के आसपास खर्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है एक लोकसभा इलेक्शन में। भाई ये जो खर्च है ना ये केवल एक पार्टी नहीं कर रही है, सभी पार्टियां कर रही है। जा करके विपक्षियों के जो पार्टियां होती हैं उसमें कैसे नोट बांटे जा रहे हैं वो भी देखो। सत्ता में बैठे हुए पार्टी हैं उनके भी लोगों के द्वारा नोट्स बांटे जाते हैं वो भी देखो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम में गड़बड़ी है। केवल एक पार्टी विशेष को गाली देने से ये मामला सोल्व नहीं होता। एक पार्टी को सारा ब्लेम लगा देने से मामला जो है ठंडा नहीं होता, या यूं कहूं कि थोड़े दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये जो मुद्दा है ये मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए। मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, किस तरीके से इलेक्शन को एक सॉफ्ट तरीके से उसको और इकोनॉमिकली उसको कम खर्चे वाला बनाया जाना चाहिए। तो इस मामले में भी मैं कह रहा हूं कि इसमें केवल एक पार्टी शामिल नहीं है, सभी पार्टियां शामिल है। दूसरा नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। बिल्कुल ही ध्रुव राठी ने इस मामले में सही बातें कही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो मामला था उस पर हम भी सहमत थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कितना दान देता है। यदि कोई मांगता है कि भाई आपको किसने कहां से दान दिया तो आपको ये बताना आवश्यक है। यदि आम आदमी के पास 1 रुपया आता है तो उसके सारा हिसाब किताब सरकार रखती है। तो सत्ता में बैठे हुए किसी पार्टी के पास यदि 1 रुपया आता है तो उसको भी अपना हिसाब किताब आम आदमी के सामने खोल करके रखना चाहिए। दूसरा इसमें एक और इशू है जो बीजेपी के लोग या और सारे जो भी इसमें शामिल है, बीजेपी की सरकार, वो कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस यदि बिजनेसमैन ने दान दिया है तो उसके नाम को यदि उजागर करने से बाद में उसके ऊपर ये खतरा हो सकता है, उसके ऊपर बायसनेस हो सकती है कि यदि विपक्ष की सरकार बाद में आएगी तो हो सकता है कि उस बिजनेसमैन के साथ या जो और अन्य लोग हैं जिन्होंने अभी सत्ताधारी पार्टी को दान दिया है उनके साथ अच्छा व्यवहार न करें। इसकी संभावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योरिटी का या किसी के हवाला दे करके उससे बचने का प्रयास करें और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसका ब्यौरा देने से आप बचें। इसी मामले को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया और बताया कि नहीं, आपको सभी लोगों के जो डाटा है वो बताने पड़ेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस के नाम से हैं और किस किस ने लिए हैं। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई जो ध्रुव राठी ने कही है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। ध्रुव राठी बनाए हैं, आकाश बनर्जी बनाए हैं, अरफा खानम शेरवानी, और कांग्रेस के लोग चिल्लाते रहते हैं, विपक्ष के लोग हर बार विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के। हॉर्स ट्रेडिंग भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी देश ने ऐसे भी दिन देखे हैं जब हॉर्स ट्रेडिंग के लिए संसद भवन में नोटों के बंडल उछाले गए हैं। इस देश ने वो भी दिन देखे हैं डेमोक्रेसी के। तो हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा होती है, अगर आज भी हो रही है तो वो इस देश के डेमोक्रेसी की कमी है। किस तरीके से दल बदल के जो कानून आने के बाद भी ये दल बदल जारी रहता है। रोज हम सुनते हैं कि कोई एक पार्टी से कोई विधायक टूट के दूसरे पार्टी में चला गया, सरकार इसकी थी उसकी बदल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बिहार में वो हर 2-4 महीने 6 महीने के बाद सुनने को मिलता है, महाराष्ट्र में सुनने को मिलता है, और कई जगह मध्य प्रदेश में हम लोगों को सुनने को मिला। तो कई जगह ऐसी जो घटनाएं होती हैं उस पर इस सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए कि एक बार जो जीत गया पार्टी, वो यदि सत्ता में है किसी भी कोलिशन के साथ, तो वो मतलब इस तरीके से दूसरे के साथ मिलकर के फिर सरकार न बनाए, फिर से इलेक्शन हो। मेरा ये है कि यदि आप सरकार में हैं,
अगर आप दोनों नहीं चला पा रहे हैं तो दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा बड़ा जुर्माना लगना चाहिए और फिर से उस अगला जो इलेक्शन हो उस इलेक्शन के लिए दोनों पार्टियों से पैसे वसूल करना चाहिए। जो पार्टियां सत्ता में हैं और वादा करके आई थी वो वादा नहीं निभाया, जो आपस में कोएलिशन में यदि गड़बड़ हो गया, उनमें आपस में मेलजोल नहीं रहा तो आपस में बिखराव हो गया तो वो मिल करके दूसरे पार्टी के साथ मिल करके सत्ता में न बना पाए। इलेक्शन हो और इलेक्शन का जो भी खर्चा हो इन दोनों पार्टियों से जो सत्ता में है उनसे उसका हर्जाना लिया जाना चाहिए। तीसरा नंबर है कि ईडी सीबीआई का जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उसको लेकर के ध्रुव राठी ने बहुत आड़े हाथों लिया। बिल्कुल लिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि केवल एक पार्टी इसमें शामिल नहीं है ध्रुव राठी, सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं। क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये शब्द आपने नहीं सुना है कि इस देश में इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह ने यह कहा था। जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है और इस देश का गृह मंत्री जब फर्जी एक कहानी गढ़ता है हिंदू आतंकवाद का और उसमें वो अपने बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के माध्यम से वो बयान दिलाता है, फर्जी तरीके से हमारे साधु संतों को फंसाता है, तो वो भी तो एक संगठनात्मक जो संरचनात्मक व्यवस्था है, जो एंटिटी है, उसका दुरुपयोग हुआ। ईडी सीबीआई का तो दुरुपयोग आपको दिखा, लेकिन उस समय जो कांग्रेस ने ये कांड किया था 2008 में, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था, उसके बाद मालेगांव बम ब्लास्ट में किस तरीके से लोगों को, हिंदू साधु संतों को फंसाया गया था, वो आपने देखा है। लेकिन वो दुरुपयोग के बारे में आपने नहीं बताया। बम ब्लास्ट होते थे तो जो टेररिस्ट पकड़ाते जाते थे मुसलमानों के समाज से, उसको बैलेंस करने के लिए पहले की सरकारें कुछ हिंदुओं को अरेस्ट करती थी और ये दिखाने का प्रयास करते थे कि नहीं, केवल मुसलमान ही टेररिस्ट नहीं होते, हिंदू भी टेररिस्ट होते, जबकि वो सारे के सारे फर्जी केसेस बनाते थे हिंदुओं के अगेंस्ट में। वो भी दुरुपयोग है और ईडी सीबीआई का प्रयोग हमेशा से सरकार अपने फायदे के लिए करती आ रही है। कभी इस सरकार के मंत्रियों ने ईडी मतलब सीबीआई को सरकार का तोता भी कहा था अपोजिशन ने। तो जो विपक्ष में होती है सरकार पार्टी वो रोती है और जो पक्ष में होता है वो अपने पक्ष की बातें करता है और ईडी सीबीआई का प्रयोग करता है। और जैसे वॉशिंग पाउडर मोदी या वॉशिंग पाउडर बीजेपी, हाँ ये तो सही, बीजेपी अभी वॉशिंग पाउडर की तरह बिहेव कर रही है, वॉशिंग मशीन की तरह बिहेव कर रही है। अरे भाई, जब जो ऐसे ऐसे लोगों को भी बीजेपी ने अपने में शामिल किया कि मुझको लग रहा है कि उससे बीजेपी को लॉस होना चाहिए, लेकिन बीजेपी है वो अपना वॉशिंग मशीन में शामिल करके सबको धो लेती है। आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जिन पर चौहान है, क्या नाम है उनका, जिन पर मतलब माने विधवा सैनिक के माने सैनिकों के विधवा पत्नियों के घरों को हड़पने का, उन पर फर्जरी करने का आरोप था। स्वयं प्रधानमंत्री का ट्वीट अभी तक उपलब्ध है अशोक चौहान के। उनके जो पार्टी को छोड़ करके वो आए, उनको भी बीजेपी ने अपने में शामिल किया। तो ये तो है, वॉशिंग मशीन तो बहुत बड़ी वाली है। जो भी कांग्रेस में करप्ट होते हैं उन पर सीबीआई का रेड पड़ता है, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद वो यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये सब धुल के एकदम साफ हो जाते हैं। बहुत सारे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंता विश्व शर्मा है, इन्होंने सही नाम लिए, मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन ये सभी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी में है। अभी प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, इसलिए आपको दिख रहा है, पहले भी ऐसे होते रहे हैं। तो ये केवल एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये पूरा डेमोक्रेसी में, भारतीय डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहा है। डेमोक्रेसी के लूप होल्स के तौर पर इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। दूसरा नंबर है कि जो अगला जो इनका पॉइंट था कि दिल्ली में जिस तरीके से पावर का जो खींचतान था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो पावर है उसमें से ज़्यादा पावर अभी एक GNCTT रूल बना करके सरकार ने गवर्नर को दे दिया। वो मामला सही है, वो बिल्कुल सही है, हम उनके फेवर में हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है, जो बीजेपी वाले अक्सर कहा करते हैं कि भाई चूंकि दिल्ली है वो छोटा सा एरिया है, वो राजधानी है, नेशनल कैपिटल का एरिया है, इसलिए
पूरा का पूरा पावर वहां की चुनी हुई सरकार को देना उचित नहीं है। राज्य सरकारों में पूरा का पूरा पावर वहां की चुनी हुई सरकार में दीजिए, लेकिन जो राजधानी है वहां पे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए या वहां अन्य किसी मामलों के लिए भी पूरा का पूरा पावर वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है उसको देना उचित नहीं है, ऐसा बीजेपी वालों का क्लेम है। हम भी इसमें मानते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन पावर उनके पास भी होना चाहिए, जो इलेक्शन जीत के आए हैं उनके पास भी डेवलपमेंट के लिए पावर्स होने चाहिए। सुरक्षा के जो पूरे अधिकार हैं वो वहाँ के जो केंद्र सरकार है वो अपने हाथ में रखे, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से या बाकी अन्य कार्यों के लिए जो पावर हैं वो वहाँ के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको होने चाहिए थे, लेकिन उसके पावर में भी इस सरकार ने, बीजेपी ने कटौती की है। तो ये एक केस है, मुझको लग रहा है कि जो सही है, इस मामले में डिस्कशन होना चाहिए था। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से मीडिया को बीजेपी ने मैनेज किया हुआ है। भाई मीडिया को सभी ने मैनेज किया हुआ है, ऐसा नहीं है। जब दिल्ली में एक छोटा सा जगह है दिल्ली, उसके सरकार ने भी अपनी योजनाओं को पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए ऐसे ऐसे एड्स दिए हैं और इतने खर्चे किए जिस पर बहुत संगीन आरोप लगे थे। तो सभी ने मीडिया का प्रयोग किया है। अभी का मीडिया सही मायने में एकदम गोदी मीडिया की तरह बिहेव कर रही है। जहां पे आलोचना करनी चाहिए वहां भी आलोचना करने से ये मीडिया बच रही है। आलोचना होनी चाहिए यदि सही प्रश्न है तो, अगर सही प्रश्न है वहां पर यदि आलोचना नहीं कर रही है कोई मीडिया तो ये गोदी मीडिया है, और हमेशा से गोदी मीडियाएं रही हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम निष्पक्ष मीडिया इस देश में हमेशा रही है, नहीं, हमेशा सरकार के गुणगान करने वाली मीडिया हाउसेस ही रही हैं और आज भी हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन की जरूरत है। आज यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भागीदारी वैसे भी बहुत घट गई है। अगर मीडिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता या कमांड होता तो ध्रुव राठी का ये वीडियो कब का डिलीट हो चुका होता। लेकिन करोड़ों लोग, लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो डिलीट हो चुका है, नहीं। तो ये कह देना कि एकदम से लोकतंत्र समाप्त है, ऐसा नहीं है। मीडिया है, थोड़ी सी चाटुकार मीडिया हो गई है, और मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुओं के अपने मुद्दे को भी मीडिया नहीं उठाती है। आपने ध्रुव राठी जी बंगाल के लिए क्या एक शब्द भी बोला, जहां पर अभी ये जो कांड हो रहा है संदेश खाली का, शाहजहां शेख के बारे में आपने कुछ बोला? नहीं बोला। क्या वो डेमोक्रेसी है बंगाल में जो अभी हो रहा है? मेरा यही सवाल है कि जो बंगाल में चल रहा है पिछले विगत कई वर्षों से, हिंदुओं के खिलाफ एक जेनोसाइड चल रहा है, वो डेमोक्रेसी है या नहीं है आपके नजर में? ये बताएं। केरल में जो हो रहा है, किस तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन के माध्यम से क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट वहां पर हिंदुओं को कन्वर्ट करने पर तुले हुए हैं और कई मामलों में ऐसे केसेस आए हैं, वो क्या रियल डेमोक्रेसी है? हालांकि इन्होंने बंगाल और केरल को सरकारों के हवाले से भी आरोप लगाया कि उन्होंने, बंगाल और केरल की सरकारें कहती हैं कि उनके जो बिल्स हैं उस पर गवर्नर बैठ जाते हैं, सैंक्शन नहीं करते। कई सारे ऐसे लूट खसोट के भी बिल हो सकते हैं जो सरकारों ने खर्चे किए होंगे जिन पर गवर्नर साइन नहीं कर सकते, ऐसे भी हैं। तो गवर्नर की अपने पावर हैं, वो अपने पावर का प्रयोग कर रहे हैं, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन आप ये एक तरफा सवाल क्यों आपने पूछा? बंगाल और केरल के डेमोक्रेसी के बारे में आपने चर्चा क्यों नहीं की? दूसरा नंबर, इन्होंने कहा कि मणिपुर में, मैं मानता हूं कि मणिपुर में जो हो रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट में वो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर को लेकर के बीजेपी पूर्ण रूप से फेल हुई है। हिंदू के जहां भी मांग है, हिंदू समाज की जहां भी बचाव की या स्ट्रेंथन की बात आती है, ये सरकार हिंदुओं के अगेंस्ट में जाकर के खड़ी हो जाती है। ये सबको पता था कि मणिपुर पहले से एक बारूद के ढेर पर खड़ा है, और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जिस तरीके से कहा कि मणिपुर के बाकी लोगों को भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और वो बारूद की चिंगारी सुलग गई। और फिर पहले से तैयार जो कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप थे, जो क्रिश्चियनों का ग्रुप्स हैं, जो पहले से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको म्यांमार से, बांग्लादेश से और कई सारे जगहों से हथियार पहुंचाए गए थे। उन्होंने वहाँ के हिंदुओं पर संगठित तरीके से अपराध किए। इवन मणिपुर का जो केंद्र है वो वहाँ की राजधानी है, और राजधानी के चारों तरफ ही
मतलब राजधानी के अंदर ही बहुत सारे हिंदू समाज के लोग 90% से ऊपर हिंदू समाज के लोग रहते हैं। उनको चारों तरफ से ब्लॉक करके उनके सड़कों को बैठा गया, वहां के फूड सप्लाई चेन को ब्रेक किया गया, ईंधन सप्लाई चेन को ब्रेक किया गया। कहां थी सरकार? मुझे लग रहा है कि मणिपुर के जो प्रश्न है उस पर ध्रुव राठी ने प्रश्न उठाया, लेकिन एक तरफा उठाया है। इस बारे में थोड़ा सा टच करके ये निकल गए हैं, पूर्ण रूप से इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि वहां पे किस तरीके से वहां के जो मैतेई समाज के हिंदू हैं उनके खिलाफ जेनोसाइड किया जा रहा है। इस देश में जो प्रोटेस्ट या जो किसान आंदोलन के नाम पर अभी जो चल रहा है उसको भी इन्होंने, ध्रुव राठी ने उठाया कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, ये नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई किसान में ज्यादातर आप देखिए, उनके बयान देखिए कि आपको लगता है कि सभी किसान हैं उसमें, या बहुत सारे खालिस्तानी हैं। अपने ट्रैक्टर्स को, अपने ट्रकों को, या अपने जितने भी जो किसानों के काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसको वेपनाइज करके वो दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ध्रुव राठी जी कि दिल्ली में चारों तरफ से जो तथाकथित किसान और खालिस्तानी घुस जाएं और फिर से एक 1984 या उसके जैसा कुछ कांड हो जाए, वहां के कुछ लोगों पर हमले हो जाएं, जो कि आमतौर पर होते रहते हैं। पिछले किसान आंदोलन में किस तरीके से कई लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों के हाथ काटे गए, कितने लड़कियों के साथ रेप हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सवाल आप पूछिए, लेकिन ऐसे अनर्गल सवाल मत पूछिए। मैं तो कहता हूं कि इन जो भी तथाकथित जो किसान के नाम पर जो गुंडई कर रहे हैं, ये तुरंत यथाशीघ्र बंद होना चाहिए। अब सरकार है वो अपने स्तर से टैकल कर रही होगी। पिछली बार किसान बिल को इन्हीं सारे जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके दबाव में आकर के सरकार ने वापस ले लिया था, फिर अभी नया एक मांग लेकर के ये वापस आ गए हैं। सीएए प्रोटेस्ट कितना लंबा चलता रहा, 2-3 महीने 4 महीने तक खींचते रहा। अंत में जब सीएए प्रोटेस्ट तब समाप्त हुआ जब दिल्ली में दंगे हुए और दंगे में कई सारे लोग मारे गए, 56 लोगों की लाशें गिरी। ध्रुव राठी जी, तो क्या उस तरीके से आंदोलन चाहते हैं आप कि भारत ऐसे ही आंदोलनों के मकड़जाल में पड़ा रहे? हाँ, इस देश में हिंदू यदि कोई आंदोलन करने जाता है, हिंदू यदि सड़कों पर आता है, तो उसके खिलाफ पुलिस बहुत सख्त से सख्त कदम उठाती है और उन पर दंड बरसाती है। हिंदुओं पर लाठी बरसाने के लिए पुलिस को किसी भी तरीके से सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, हिंदू संगठन खड़े होते हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से लाठियां भाजी जाती हैं। हिंदू संगठनों के लोगों को किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का केस लगाकर उन पर किया जाता है। आपको हालिया उदाहरण मैं बता रहा हूं कि जो हरियाणा में हुआ, जो नूह मेवात में हुआ, उसमें दोषी हिंदुओं को बनाया गया, जिनके 5 नौनिहाल बलिदान हो गए, जिन पर गोलियां बरसाई गई, जिन पर जिहादी तरीके से मर्डर्स हुए हैं। उसी समाज के बिट्टू बजरंगी को और उसी समाज के अन्य लोगों को पकड़ के जेलों में अभी तक सड़ाया जा रहा है। आप मोनू मानेसर के बारे में भी सोचिए, जिसने कुछ नहीं किया था उसमें, और उस पर सारे आरोप लगा करके आप देखिए किस तरीके से उस पर टॉर्चर किया जा रहा है उसको। तो हिंदुओं को इस देश में कोई आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। बाकी वामपंथियों और जिहादियों को तो खुली छूट है, उनके लिए तो कई सारी योजनाएं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी इस देश में हिंदू समाज के लिए नहीं है, बाकी सारे लोगों के लिए डेमोक्रेसी है। केरल और बंगाल में किस तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ चुन चुन करके वार किया जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए। तो तमिलनाडु में हिंदू समाज के अपनी जो मान्यताएं हैं, जो पूजा स्थल है, उन पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन पर उनके टैक्स के पैसों को किस तरीके से प्रयोग में किया जा रहा है। उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है, आपके लिए तो डेमोक्रेसी है ध्रुव राठी जी, तभी तो आप इतना लंबा लंबा वीडियो बना पा रहे हैं। यदि कोई हिंदू समाज जागृत होता है, कुछ सवाल पूछता है, उनके ऊपर केसेस होते हैं, उनके ऊपर डेमोक्रेसी नहीं है। कई सारे जो तुष्टिकरण के जो आंकड़े थे वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट से डिलीट कराए गए हैं। हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जिनके अपने वीडियो जिसमें उन्होंने हिंदू समाज के लिए प्रश्न पूछा था, उनको डिलीट किए गए हैं बिना किसी कारण के। आपका वीडियो तो चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है एक तरफा बात करके निकल जाइएगा और दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मैंने कई सारे आपके बातों को सही ठहराया, लेकिन वो केवल एक सरकार में नहीं है, वो हमेशा से रही हैं। वो भारतीय डेमोक्रेसी की कमियां रही हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए डिस्कशन की आवश्यकता है, अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये है कि वो परिवर्तन के लिए, वो कानून बनाने के लिए जो सरकार रहती है, वो अपने पावर को कम करना नहीं चाहती।
फिर कभी कांग्रेस आएगी, वो भी इसी तरीके से करेगी। आज बीजेपी है, वो इस तरीके से कर रही है। पहले कांग्रेस थी, वो भी इसी तरीके से करती थी। तो कोई भी जो सरकार में है वो अपने पावर को कम करने के लिए रूल क्यों बनाएगी? और यही इस भारतीय डेमोक्रेसी की एक कमी रही है। आप डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियन के बारे में बोल रहे हैं। यहां इस देश में माइनॉरिटेरियन चलता है, मेजोरिटेरियन नहीं चलता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें माइनॉरिटीज अपीजमेंट होती है, और वो सारे के सारे पार्टियां करती आ रही हैं, और वो एक ही कम्युनिटी को अपीज करने का प्रयास वर्षों से करती आ रही हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी एकमुश्त वोट देता है। इस लालच में सारे के सारे पार्टियां करती आ रही है। हिंदू समाज के लिए कौन अपीजमेंट करता है भाई? अब समाज थोड़ा जागृत हुआ है, अपने प्रश्न पूछ रहा है हिंदू समाज, तो संभव है कि थोड़े लोग इसके बारे में बात करेंगे, हिंदू समाज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले तो माइनॉरिटी अपीजमेंट होता था, मुस्लिम अपीजमेंट होता था इस देश में। जैसा कि मैंने पहले ही इसी वीडियो में बताया कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला माइनॉरिटीज का, खासकर मुसलमानों का है। तो ध्रुव राठी जी, आप एक तरफा बात करके जाइएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ बातें आपकी सही हैं, कुछ बातें आपने एक तरफा की हैं। इसलिए मैंने बताया कि आप जो ये पूरा खाका लेकर के सामने आए, कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ ये, वो आधी हकीकत और ज्यादा फसाना है। वो आगे आने वाले भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा। उसके लिए डिस्कशंस और कानून में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन सभी सत्ताधारी दल जब विपक्ष में होते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं, और जब सत्ता में हो जाते हैं तो फिर उसी का मजा लेते हैं, उसी अपने पावर को रिटेन करने के लिए सारी तरकीबें अपनाते हैं, क्योंकि अंततः वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। कोई अमूलचूल परिवर्तन करना उनके ध्येय में नहीं है। हालांकि आप जितने भी लोग अभी तक सुने इस बात को, वो क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और कि ये जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लेकर के मैंने जो बातें कही हैं उससे आप कितना सहमत है, असहमत है, अपनी बातें लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण डेमोक्रेसी है, किसी भी तरह का डेमोक्रेसी का हनन नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।